हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जय हिंद। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की खुफिया एजेंसियों के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वो केंद्रीय सुरक्षा समिति, कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, यह प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले पर कार्यकारी कार्रवाई के लिए सर्वोच्च निकाय है, जिसमें सामान्य रूप से रक्षा, विदेश, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल हैं। मतलब रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री भी शामिल है। यह राजनीतिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है। कौन? केंद्रीय सुरक्षा समिति। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की। यह भारत का शीर्ष कार्यकारी निकाय है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के मामलों पर प्रधानमंत्री कार्यालय को सलाह देता है। ये 19 नवंबर 1998 में स्थापित किया गया था। ये 3 स्तरीय संगठनात्मक संरचना है, जिसमें रणनीतिक नीति समूह, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट शामिल हैं। तो ये तीनों संरचना को याद रखिएगा। और ये किसके अंदर आते हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। अब बात करते हैं आईबी की, सूचना ब्यूरो। इसकी स्थापना हुई थी 1887 में और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। 1947 में इसे गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय खुफिया ब्यूरो के तौर पर नई भूमिका दी गई। ये बना तो था 87 में ही, लेकिन जो आज़ादी के बाद इसे एक नई भूमिका दी गई। आईबी में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से, भारतीय पुलिस सेवाओं से, सेना से कर्मचारियों को शामिल किया जाता है। खुफिया ब्यूरो का डायरेक्टर डीआईबी भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। 1947 की आज़ादी से पूर्व सैन्य खुफिया संगठनों को सौंपे गए कार्यों को सन 1951 में हिम्मत सिंह समिति, जिसे उत्तर एवं पूर्वोत्तर सीमा समिति के नाम से भी जाना जाता है, की सिफारिशों की पालना स्वरूप आईबी को घरेलू खुफिया जिम्मेदारी के अलावा विशेष रूप से सीमावर्ती इलाकों में खुफिया सूचना संग्रह करने का कार्य सौंपा गया। भारत के अंदर एवं पड़ोसी देशों में होने वाली सभी प्रकार के मानव गतिविधियों का खुफिया ब्यूरो के कर्तव्य अधिकार पत्र में निर्धारण किया गया है। आईबी को भारत के भीतर से खुफिया सूचना जुटाने के साथ साथ जवाबी खुफिया एवं आतंकवाद विरोधी कार्यों को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल मिला के आईबी से आपको ये बात याद रखनी है कि इस समय पहले क्या था कि शुरुआत में आईबी भारत की आंतरिक और बाह्य खुफिया संस्था थी। मतलब दोनों संस्थाएं थी, भारत के बाहर भी और भारत के अंदर भी। सन 1962 में भारत चीन युद्ध और उसके बाद 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद 1968 में इसे विभाजित कर दिया गया और केवल आईबी, आज की डेट में आईबी सिर्फ आंतरिक खुफिया सूचना एकत्र करने वाली एजेंसी है। इस बात को याद रखना है कि आज की डेट में आईबी सिर्फ आंतरिक खुफिया सूचना एजेंसी है। आईबी को आतंकवाद का सामना करने में मिश्रित सफलता प्राप्त हुई है। 2008 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आईबी आतंकी मॉड्यूल को खत्म करने में कामयाब हुआ। इसने हैदराबाद विस्फोटों से पहले मुंबई को सतर्क किया था तथा नवंबर 2008 में मुंबई हमलों से पहले समुद्र के माध्यम से मुंबई पर होने वाले संभावित हमलों की भी आईबी ने कई बार चेतावनी दी थी। 1947 में स्वतंत्रता के बाद ये याद रखना है आपको कि 1947 में स्वतंत्रता के बाद, हालांकि ये स्वतंत्रता से पहले ही थे, स्वतंत्रता के बाद संजीवी पिल्लई ने आईबी के प्रथम भारतीय डायरेक्टर के रूप में भूमिका संभाली। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आईबी का प्रथम डायरेक्टर कौन था। इस बात को याद रखिएगा। और आईबी इस समय जो है वो आंतरिक खुफिया एजेंसी है, इस बात को याद रखिएगा। अब बात करते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ की अनुसंधान और विश्लेषण स्कंद की। इसकी स्थापना हुई थी 21 सितंबर 1968 को और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। मैक्सिमम जितनी भी संस्थाएं हैं, एजेंसी हैं, ब्यूरो हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। अनुसंधान और विश्लेषण भारत का विदेशी सूचना एजेंसी है। ऐसे आईबी को हटा दिया गया और उसके लिए नया बनाया गया रॉ। ठीक है,
इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को भारत पाक और भारत चीन युद्ध में आसूचना असफलता के कारण की गई थी, जिसे भारत सरकार को विदेशी आसूचना एकत्रण हेतु एक विशेषकृत स्वतंत्र एजेंसी बनाने के लिए बाध्य किया था। इससे पूर्व घरेलू और विदेशी आसूचना दोनों आईबी मतलब आसूचना ब्यूरो के क्षेत्राधिकार में आते थे, मतलब अंदर का भी और बाहर का भी, दोनों आईबी करता था। पर अब अंदर वाला आईबी करता है और बाहर का कौन करता है? रॉ। रॉ के जो प्रथम निदेशक थे उनका नाम है रामेश्वर नाथ काओ। ठीक है, इन्होंने अपने 9 वर्ष के कार्यकाल के दौरान वैश्विक आसूचना, आसूचना मतलब होता है इंटेलिजेंस, ठीक है, जो हिंदी वाले विद्यार्थी हैं, आसूचना मतलब होता है इंटेलिजेंस, समुदाय में शीघ्र ही काफ़ी ख्याति अर्जित की और बांग्लादेश की स्वतंत्रता और भारत में सिक्किम राज्य को सम्मिलित करने जैसी मुख्य गतिविधियों में अहम भूमिका निभाई। किसने? रॉ ने। एजेंसी का मुख्य कार्य आसूचना एकत्र करना, आतंकवाद रोधी कार्यकलाप करना, आतंकवाद रोधी प्रसार को बढ़ावा देना, भारतीय नीति निर्माताओं को परामर्श देना और भारत के विदेशी सामरिक हितों को आगे बढ़ाना, भारत के सुरक्षा कार्यक्रम की सुरक्षा करना भी इनके कार्य में सम्मिलित है। रॉ में अनेक विदेशी विश्लेषक रॉ को एक प्रभावी संगठन मानते हैं। ये सब लाइन आपके पास समझने के लिए इसका ये एग्ज़ाम से इसका कोई मतलब नहीं है। भारत की राष्ट्रीय ताकत के एक प्राथमिक तंत्र के रूप में इसकी पहचान करते हैं। रॉ के प्रमुख को मंत्रिमंडल सचिवालय में सचिव अनुसंधान पद दिया गया है, ये इस चीज़ को याद रखिएगा। वह सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है और प्रशासनिक आधार पर भारत के मंत्रिमंडल सचिव को रिपोर्ट करता है, जो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो ये 2 लाइन को आप याद रखिएगा। हालांकि अगर आईबी से आपसे पूछेगा तो ये, रॉ से आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि इसके प्रथम निदेशक कौन थे, और एग्ज़ाम में जो अक्सर आते हैं इसकी स्थापना को भी थी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मेन कार्य क्या है, बस ये सब आपको याद रखना है, बाकी समझना चाहिए, आप भारत में रहते हो। अब बात करते हैं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की। इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1962 को। इसका मुख्यालय देखिए, इसका मुख्यालय आपको याद रखना है क्योंकि इसका न्यू दिल्ली नहीं है, इसका है चक्राता उत्तराखंड। और ये जो है रॉ की एक शाखा है ना, मतलब आप ये समझो रॉ का एक पार्ट है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भारत का एक अर्धसैनिक विशेष बल है जिसका गठन 14 नवंबर 1962 को किया गया था। इसका मूल उद्देश्य भारत चीन युद्ध होने की स्थिति में चीन सीमा के पीछे गुप्त प्रचलन करना था। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना 22 का नाम दिया गया। इस लाइन को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि इसके पहले मेजर जनरल भारतीय सेना के सुजान सिंह उबान थे, जो मिलिट्री क्रॉस धारक और ब्रिटिश इंडिया आर्मी के महानायक थे। सुजान सिंह ने यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट को कमांड किया था। यह कमांड उन्होंने उत्तरी अमेरिका के लाल रेंज डेजर्ट स्क्वाड्रन में की थी। पहले यह फोर्स आसूचना ब्यूरो के अंतर्गत कार्य करता था, मतलब आईबी के अंतर्गत कार्य करता था। अब यह रॉ के अंतर्गत कार्य करता है ना। अब बात करते हैं सीबीआई की, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका आदर्श वाक्य आपको एकदम याद रखना है क्योंकि इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसका आदर्श वाक्य क्या है? उद्यमिता, निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा, और इसका भी मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारत की सबसे प्रमुख अन्वेषण पुलिस है। ये भारत सरकार के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है। इसकी स्थापना, सीबीआई की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथनम आयोग ने की थी, इसको भी याद रखिएगा। सीबीआई कार्मिक मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। कुल मिला के कह सकते हैं गृह मंत्रालय। अगर डायरेक्ट पूछेगा तो डायरेक्ट अगर आपको कहेगा तो उसका हो जाएगा अपना गृह मंत्रालय। सीबीआई बड़ी आपराधिक जांच करती है और सीबीआई भारत में इंटरपोल के नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी कार्य करती है। कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि इंटरपोल में भारत का जो पुलिस है वो कौन है? सीबीआई ही है। सीबीआई की स्थापना 1941 में विशेष पुलिस स्थापना के रूप में घरेलू सुरक्षा कार्य हेतु की गई थी और अप्रैल 1963 में इसका नाम बदल के सीबीआई कर दिया गया, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर दिया गया। अमेरिका में फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के समान संस्था है। कौन? सीबीआई। सीबीआई की शक्ति और कार्य अधिनियमों प्रमुख किस, मतलब सीबीआई की स्थापना कैसे हुई थी? तो उसका जो अधिनियम था वो था दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946।
सीबीआई ने भारत की प्रमुख अन्वेषण एजेंसी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा गंभीर एवं संगठित अपराध, आतंकवाद के अतिरिक्त मतलब आतंकवाद को छोड़ के से जुड़े अन्य मामलों का अनुसंधान करता है ना। किस किस चीज़ का करता है अनुसंधान? भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, गंभीर एवं संगठित अपराध का, लेकिन उसमें आतंकवाद को छोड़ दीजिए। सीबीआई केवल केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना के बाद ही जांच करती है, मतलब केंद्र सरकार, ठीक है। ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, बस आपको यह याद रखना है कि इसका स्थापना विशेष पुलिस स्थापना के रूप में हुई थी 1941 में। 1930 अप्रैल 1963 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। और ये किस अधिनियम के तहत है? तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत है। और ये भारत का इंटरपोल में पुलिस है। और ये संथनम आयोग, इसको याद रखिएगा। बाकी ये इसका आदर्श वाक्य, इसका मुख्यालय कहाँ पे है ना। ये सब सीबीआई का मेन क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है और यही पूछा भी जाएगा। कहाँ तक हो गया था भाई? यहाँ तक। 1963 में सीबीआई की स्थापना के समय इसके 6 डिवीज़न थे, 6 संभाग थे। आपको संभाग डिवीज़न दोनों याद रखना है। जो हिंदी वाले उनको हिंदी में याद रखना है, जो इंग्लिश वाले उनको इंग्लिश में याद रखना है। और अभी 2019 तक में ये अभी 7 हो चुके थे। 60 मतलब सीबीआई के 7 डिवीज़न है। पहला डिवीज़न है भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, दूसरा है आर्थिक अपराध शाखा, तीसरा है विशेष अपराध शाखा, चौथा है नीतिगत एवं समन्वय शाखा, और उसके बाद अगला है प्रशासनिक तथा अभियोग निर्देशालय, और उसके बाद है केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाएगा कि क्या कहते हैं सीबीआई एकेडमी कहाँ पे है, तो सीबीआई एकेडमी जो है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक के साथ हो गया कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये प्रशासनिक शाखा, यहाँ पे प्रशासनिक शाखा छूट गया है, उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सीबीआई और राज्य पुलिस के साथ इसके संबंध, सीबीआई और राज्य पुलिस में क्या संबंध होता है। तो इसको बस याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं दिया तो हो सकता है इस ऐसे बना के दे दे, तो इसलिए बस इस बात को पढ़ लीजिए। कानून और व्यवस्था राज्य का उत्तरदायित्व है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है, क्योंकि पुलिस राज्य का विषय है और अपराध की जांच करना राज्य पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्यों के संबंध में सीबीआई संघ विषय होने के कारण निम्न जांच कर सकता है। केंद्रीय और सरकार कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध या केंद्रीय सरकार से संबंधित मामलों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के कर्मचारियों के विरुद्ध अपराध, केंद्रीय सरकार के वित्तीय हितों को सम्मिलित करने वाले अपराध, भारत सरकार द्वारा प्रयोज्य केंद्रीय कानून का उल्लंघन करने, बड़ा घोटाला या गबन, बहु राज्य संगठित अपराध, बहु एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय मामले। सीबीआई संबंधित राज्य सरकार की अनुमति के साथ राज्य पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की भी जांच कर सकती है, ठीक है। सुशांत, अब बात करते हैं एनआईए की, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण। हिंदी वाले लोग याद रखेंगे, एजेंसी का वो इंग्लिश हिंदी होता है अभिकरण। इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को, और इसका अधिनियम का क्या नाम है? राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008, और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। एनआईए किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय संस्था है। जैसे सीबीआई थी तो उसमें बताया ना अभी कि आतंकवाद को छोड़ के बाकी सारे जितने भी गंभीर अपराध हैं उस पर जितना भी होता है वो अपना सीबीआई का होता है, और बाकी जो आतंकवाद वाला मुद्दा है उस पर कौन जांच करेगा? एनआईए करती है, ठीक है। तो भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय संस्था है। ये केंद्रीय आतंकवाद कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। ये एजेंसी राज्यों की विशेष अनुमति के बिना राज्य भर में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए अधिकृत है। सन 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता महसूस हुई और फिर एनआईए का गठन हो गया। अब आपको ये याद रखना है कि एनआईए के संस्थापक, इसके निदेशक कौन थे? तो उनका नाम है श्री राधा विनोद राजू। देखिए आपको जो स्टार्टिंग में जो पहले डायरेक्टर थे या
निर्देशक थे, तो उन लोगों का नाम आपको एकदम याद रखना, और अक्सर ये चीज़ पूछ लिया जाता है ना। एनआईए संशोधन अधिनियम 2019, अभी जो लेटेस्ट में संशोधन हुआ है उसमें दो तीन बातें एक्स्ट्रा बढ़ी, हो सकता है आने वाले समय में वो क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए आप उस चीज़ को याद रखिएगा कि अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे। पहली एक चीज़ नया ये निकल के आया है। उसके बाद केंद्र सरकार को अधिकार होगा कि वह भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के मामले के अन्वेषण के लिए एनआईए को मामला दर्ज करने के लिए उसी प्रकार कह सकती है जैसे वो अपराध देश के अंदर हुआ हो। ठीक है। और उसके बाद एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात है जिससे क्वेश्चन बन सकता है, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध के मुकदमे के लिए सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में परिणामित कर सकती है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब एक कन्फ्यूज़न रहता है सीबीआई और सीआईडी में, तो उसको समझ जाइए। देखिए सीबीआई तो अलग चीज़ हो गया, अभी हम आपको बता ही दिए हैं। सीआईडी जो होता है अपराध जांच विभाग, ये हर राज्य, जो भी राज्य होता है, राज्य पुलिस की सेवाओं की एक शाखा है, मतलब एक ब्रांच है जो अपराध की जांच के लिए जिम्मेदार है, जो ब्रिटिश पुलिस बलों के आपराधिक जांच विभागों पर आधारित है ना। सीबीआई 1902 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पुलिस आयोग की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। तो आपको सीआईडी से एक क्वेश्चन याद रखना है कि इसके फादर ऑफ इंडियन सीआईडी किसे कहते हैं, तो उनका नाम है राय बहादुर पंडित शंभूनाथ। आपको बस इतना याद रखना है, और बाकी ये याद रखिएगा कि सीआईडी कोई अलग से एजेंसी नहीं है, वो राज्य पुलिस सेवाओं की एक शाखा है बस। अब ये मैक के बारे में आजकल क्वेश्चन पूछता है, जैसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मैक एक एकीकृत संस्था है। इसका कार्य आतंकवाद, कारगिल युद्ध के बाद संबंधित प्राप्त सूचनाओं को दैनिक आधार पर साझा करना है। मैक एक मल्टी एजेंसी सेंटर है जिसकी स्थापना 2002 में दिल्ली में की गई थी। खुफिया प्रयासों को व्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न सुरक्षा संस्थानों के प्रतिनिधियों, विभिन्न सुरक्षा संस्थानों मतलब रॉ, वाईबी सब आ गए, को शामिल करके दिल्ली में बहु संस्था केंद्र मैक तथा राज्यों में सहायक बहु संस्था केंद्र एसमैक स्थापित किए गए। यह एजेंसी 24 घंटे कार्य करती है। ठीक है, बस आपको इसमें मैक में इतना ही याद रखना है। ये सब डिजिटल चीज़ें हैं, है ना। ये भी देखिए डिजिटल चीज़ें हैं। राष्ट्रीय सूचना ग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, नेट ग्रिड। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड अथवा नेट ग्रिड एक एकीकृत खुफिया ग्रिड है जो खुफिया सूचना के व्यापक स्वरूप को एकत्रित करने के लिए भारत सरकार के कई विभागों एवं मंत्रालयों के डेटाबेस से जुड़ा होता है और जिसे खुफिया एजेंसी द्वारा आसानी से पहुंचाया जा सकता है। नेट ग्रिड सूचना साझा करने का एक नेटवर्क है जो भारत सरकार की विभिन्न एजेंसियों और मंत्रालयों के स्टैंड एलोन डेटाबेस से डाटा का मिलान करता है। यह आतंकवाद का सामना करने का एक उपाय है जो सरकार के डेटाबेस से टैक्स और बैंक खाते के विवरण, क्रेडिट कार्ड के लेन देन, वीज़ा और आप्रवास के रिकॉर्ड तथा रेल एवं हवाई यात्रा के विवरण, बहुत सी जानकारी एकत्रित व मिलान करता है। यह संयुक्त डाटा की 11 केंद्रीय एजेंसियों अर्थात रॉ, आईबी, केंद्रीय जांच ब्यूरो, वित्तीय असूचना इकाई, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व खुफिया निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क, सेंट्रल एक्साइज इंटेलिजेंस महानिदेशालय को उपलब्ध कराया जाता है। नेटग्रिड सुरक्षा एजेंसी के लिए एक ऐसा अनिवार्य उपकरण है जो देश के विभिन्न संगठनों और सेवाओं के उपलब्ध डाटा से आतंकियों का पता लगाने, उनके बारे में प्रासंगिक जानकारी एकत्रित करने में सक्षम बनाता है। ये आतंकवादियों को पहचानने, पकड़ने और उन पर मुकदमा चलाने में मदद करता है। तो ये सब देखिए डिजिटल चीज़ें अब आ रही हैं, है ना। ये जैसे अपना नेटग्रिड हो गया, अपना ये मैक हो गया, तो अभी तो मैक का कार्य शायद थोड़ा सा बाकी ही होगा। धीरे धीरे सब चीज़ें आ रही हैं। अब ये देखिए टेक्नोलॉजी है, ये भी एक है। NRTO राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की एक तकनीकी खुफिया एजेंसी है जो प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अधीन है।
इसे 2004 में स्थापित किया गया था। इसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट NICRD भी शामिल हैं, जो एशिया में अपनी तरह का पहला संस्थान है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। देखिए आपको बस इसका नाम याद रखना है, इसका कब स्थापित हुआ याद रखना है, बाकी नई दिल्ली में मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। ये एजेंसी नगर विमानन और रिमोट सेंसिंग, डेटा एकत्रण और प्रसंस्करण, डाटा गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम, रणनीतिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर विकास और रणनीतिक निगरानी में भारत के प्रौद्योगिकी क्षमताओं का विकास करता है। अब इसके पास देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकता है कि इसके पास भारत की कई सैटेलाइट जैसे RISAT-4, RISAT-2, प्रौद्योगिकी परीक्षण उपग्रह मतलब TES, कार्टोसैट 2A और 2B के डेटा का प्रयोग करने की भी अनुमति है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सकता पूछा जा सके। अब ये इम्पोर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसको हिंदी वाले बच्चे याद रखें। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 17 मार्च 1986 को और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी नई दिल्ली में है। ड्रग्स तस्करी से लड़ने और अवैध पदार्थों के दुरुपयोग के लिए भारत की नोडल ड्रग्स कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी है ये। इसे नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम 1985 और इसका ये तो इंग्लिश नाम हो गया, इसका हिंदी नाम है स्वापक ड्रग्स और नशीले पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्य मतलब ये बनाया गया है। और स्वापक पदार्थ और नशीले पदार्थों संबंधित राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में दिए गए हैं। UPSI वाले बच्चे याद रखें, हो सकता है कठिन क्वेश्चन के नाम पे ये पूछ सकता है ना। क्या नारकोटिक्स जो है, नारकोटिक्स से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि किस अनुच्छेद के तहत निर्देशात्मक नियमों पे बनाया गया है, तो कोई भी क्वेश्चन बना सकता है, तो इसको याद रखिएगा आर्टिकल 47 को। लास्ट में हम लोग देखते हैं प्रवर्तन निर्देशालय, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बारे में भी 2-3 चीज़ बस जानना है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक वित्तीय जांच एजेंसी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। तो आपसे यहीं पे नचा देगा और पूछ देगा कि ये किसके अधीन कार्य करता है, तो ये वित्त गृह मंत्रालय नहीं होगा इसका आंसर होगा वित्त मंत्रालय, है ना। आर्थिक प्रवर्तन महानिदेशक विधि प्रवर्तन और आर्थिक असूचना एजेंसी, जो भारत में आर्थिक कानून लागू करने और आर्थिक अपराध से लड़ने हेतु उत्तरदायी है। प्रवर्तन निर्देशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के 2 अहम अधिनियमों का प्रवर्तन करना है। पहला है फेमा और दूसरा है PMLA। फेमा मतलब हो गया विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 और धन अशोधन निवारण अधिनियम 2002। ठीक है, तो इन दोनों नियमों का प्रवर्तन करना है। किसका मुख्य कार्य है, प्रवर्तन निर्देशालय का, इन्फोर्समेंट। तो बस आपका इतना ये टॉपिक हो गया। और इसके पहले की वीडियो में हमने वो केंद्रीय सुरक्षा बल के बारे में वीडियो बना दिया था। अब एक आर्मी वाला आपका बच रहा है और डिजास्टर मैनेजमेंट वाला बच रहा है। 2 चीज़ें बच रही हैं, तो उसके बारे में वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।